गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा एक नया चैप्टर है। चैप्टर का नेम है न्याय और ये चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 5th हिंदी का। और ये एक नाटक है। और जब भी कोई भी नाटक का मंचन किया जाता है तो उसमें कुछ लोग होते हैं जो जिसका नाटक दिखाया जाता है या जिनके जीवन का कुछ अंश दिखाया जाता है या जिनके जीवन के बारे में कुछ बताया जाता है। तो जो जो लोग उस नाटक में सम्मिलित होते हैं या जिन जिन लोगों के बारे में वो नाटक होता है तो उनको ही कहते हैं नाटक में पात्र। क्या कहते हैं? पात्र। अब ये एक नाटक है न्याय, इसमें भी अलग अलग पात्र हैं और पात्रों के नाम हैं सिद्धार्थ। कौन है सिद्धार्थ? कपिलवस्तु के राजकुमार हैं, ठीक है। सुद्धोधन कपिलवस्तु के महाराज हैं, ठीक है। सखा सिद्धार्थ के मित्र हैं, ओके। देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई है। मंत्री है महाराज का मंत्री या प्रतिहारी, ठीक है। इतने इसमें पात्र हैं, ओके। अब पढ़ते हैं हम लोग नाटक का पहला दृश्य। जाहिर सी बात है, जब कोई भी नाटक किया जाएगा तो उसका एक मंचन किया जाएगा, उसका पहला दृश्य दिखाया जाएगा, मतलब फर्स्ट पिक्चर दिखाई जाएगी उसकी ना। तो यहाँ पर भी क्या है कि जो फर्स्ट पिक्चर हमारे सामने आती है इस नाटक की, उसी को हम लोग कहते हैं पहला दृश्य, ठीक है। अब इस नाटक में दो दृश्य हैं। अब पहला दृश्य हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए पहला दृश्य, रंगमंच पर राज उद्यान का एक दृश्य। मतलब मंच पे ऐसा सजाया गया है कि राजा का कोई उद्यान है, मतलब राजा का बगीचा है। संध्या काल का समय है, इवनिंग टाइम का समय है, ठीक है। मंच पर लालिमा है क्योंकि थोड़ा रेडनेस है, जो सनसेट के टाइम पे जो रेडनेस होती है स्काई में, वो रेडनेस को दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि संध्या काल का समय है, ठीक है। किरणें चित्र बनाती हैं, पुष्प झूमते हैं, पुष्प थोड़ा झूम रहे हैं। जाहिर सी बात है, शाम के समय थोड़ा हवा चलती है तो उसका दृश्य पूरी तरह से उसे सच करने की कोशिश की गई है नाटक में। दूर नेपथ्य में वन से लौटती गायों का स्वर उठता है। नेपथ्य मतलब जो नाटक का जो मंच होता है, उसका जो पर्दा होता है, उसके पीछे की एरिया है, वहाँ से कई बार कुछ आवाज़ें आती हैं तो उसको कहते हैं नेपथ्य, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो नाटक के पीछे का जो पर्दे का एरिया है, वहाँ से गायों के लौटने की आवाज़ आ रही है, गायों के पैरों की आवाज़ आ रही है, या गायों के गले में जो घंटी लगी रहती है उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि गायें दिन भर जंगल में चरने के लिए गई थी, अब शाम के समय वो अपने अपने घर लौट रही हैं, ठीक है। पक्षी विदा का गाना गाते हैं उद्यान में। इस समय कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ प्रसन्न मन एक वेदी पर बैठे हैं। एक प्रसन्न होकर एक वेदी में बैठे हैं। पास ही उनका सखा है और उनके सखा भी आए हैं, मित्र भी आए हैं, दोनों बातें कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं वो क्या बातें कर रहे हैं। सिद्धार्थ कह रहे हैं, देखो मित्र, कैसा सुहाना समय है, कैसी शांति है। पक्षी लौट रहे हैं, वे अपने बच्चों से मिलने को व्याकुल हैं और गायें अपने बछड़ों को प्यार करने के लिए उतावली हो रही हैं। गायों के बछड़े बच्चियों के रंभाने के स्वर उठते हैं। सखा, अब सखा भी कुछ उत्तर दे रहे, देखो गाय और ये दोनों यहाँ पे सिद्धार्थ और उनके सखा। अब सखा क्या करे? हाँ कुमार सुनो, बछड़े कैसे स्नेह से पुकार रहे हैं। भला कुमार वो कैसे जानते हैं कि यह समय उनकी माओ के घर लौटने का है? बताइए, है ना। अब नेक्स्ट पेज में आइए। सिद्धार्थ, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर मित्र देखो ना, जब भोजन का समय होता है तो हमें अपने आप भूख लग जाती है। सका, हाँ कुमार यह बात तो है, सोने के वक्त नींद भी आ जाती है। सिद्धार्थ, ऐसा कैसे हो सकता है मित्र, बड़े अचरज की बात है। सका, अचरज तो है, अचरज मतलब बहुत ही आश्चर्य तो है, अनबिलीवेबल थिंग है। देखो ना, सूरज रोज सवेरे पूरब से निकलता है और शाम को पश्चिम में छिप जाता है, ये भी एक बात है ना। सिद्धार्थ, और गर्मी हर साल एक ही समय शुरू होती है, पानी भी हर साल नियत समय पर पड़ता है, मतलब बारिश का भी मौसम एक नियत समय होता है, फिक्स समय होता है। ऐसा मालूम होता है कि हर वस्तु का एक स्वभाव होता है। पक्षियों के उड़ने की फड़फड़ाहट, अब पक्षियों के उड़ने की फड़फड़ाहट भी आ रही है, जाहिर सी बात है उनके आसपास पक्षी भी हैं, ठीक है। सखा, ऊपर देखते हुए, हाँ शायद यही बात है। अरे कुमार, ऊपर तो देखो, कैसा सुंदर पक्षी है। सिद्धार्थ, ऊपर देखते हुए, अरे मित्र, ये तो राजहंस है। सखा, देखो इकट्ठे उड़ते हुए कैसे अच्छे लगते हैं, ठीक है। ये देखिए, दोनों मित्र देख रहे हैं पक्षियों को। सिद्धार्थ, सचमुच अच्छे लगते हैं, इनकी गर्दन तो देखो कैसे आगे को निकली हुई है, जैसे हवा में तैर रहे हैं।
अगर आपको भी कभी ऐसा मौका मिले राजहंस को उड़ते हुए देखना, तो ऐसा लगता है कि उनकी जो नेक है वो बहुत थोड़ा सा लंबी होती है, तो ऐसे वेव करती है वो हवा में, और हमें ऐसा लगता है कि वो जैसे वो तैर रहे हैं हवा में। ठीक है। सखा, और तुम क्या समझते हो कुमार, ये तैर तो रहे ही हैं, पानी पर चलना तैरना कहलाता है, और हवा में चलना उड़ना। सिद्धार्थ हंस गई। सच मित्र, तुम तो बहुत जानते हो। सखा हंसकर, पर तुमसे कम। गुरुजी कहते हैं सिद्धार्थ पिछले जन्म में कोई योगी था। सिद्धार्थ अचरज से, सच? सखा, सच। सिद्धार्थ ऊपर देखते देखते, अच्छी बात है, मैं गुरुजी से पूछूंगा योगी किसे कहते हैं। अरे मित्र देखो, यह क्या हुआ? सखा घबरा कर, क्या हुआ कुमार? अरे यह किसने तीर चलाया? सिद्धार्थ उतावला एकदम बेचैन होते हुए, और पक्षी को देखो, वह किसी तेजी से धरती में गिर रहा है। सका उसी तरह वह घायल हो गया है, उसकी चीख तो सुनो, और बाकी पक्षी कैसे प्राण लेकर भाग रहे हैं। हंस की चीख, उसका भूमि पर आते हुए दिखाई देना। सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं, हंस उनकी गोद में आ गिरता है, उसके शरीर में तीर लगा हुआ है और खून बह रहा है। कुमार करुणा से भर कर उसे संभालते हैं। सिद्धार्थ, किस निर्दयी ने इस भोले भाले पक्षी को घायल किया है? किसने इसका क्या बिगाड़ा है? इसने इसका क्या बिगाड़ा है? ये देखिए, सिद्धार्थ की गोद में राजहंस आगे, उनको तीर लगा हुआ है ना। ठीक है। अब सखा, अब सिद्धार्थ पक्षी को पकड़ते हुए कहते हैं, किस निर्दयी ने इस पक्षी को मार दिया? इस पक्षी ने किसी का क्या बिगाड़ा है? अभी तक पता नहीं तीर किसने चलाया है ना। अब आप सोचिए कौन हो सकता है तीर चलाने वाला, क्योंकि दोनों सखा और कुमार तो आपस में बातें कर रहे हैं, और तो कोई नहीं है अभी तक वहां ना। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। सखा, यह सुंदर जो है, प्यारा जो लगता है। सिद्धार्थ तीर निकालते हुए, क्यों, क्या सुंदर होना पाप है? क्या प्यारा लगना बुरा है? जब मुझसे कहती सिद्धार्थ तुम कितने प्यारे हो, तो वो मुझे मारती नहीं है बल्कि और भी ज्यादा प्यार करती है। तीर निकल जाने पर हंस सुख मनाता है और बड़े अनुराग से कुमार की गोदी पर चिपक जाता है। कुमार स्नेह से उसके शरीर पर हाथ फेरता है। सिद्धार्थ, क्या तुम्हारा मन इसको मानने को चाहता है? सखा कांपता सा, कुमार। सिद्धार्थ, बताओ सखे, देखो इसकी आंखें कितनी भोली हैं, इसको छूने में कितना स्नेह पैदा होता है। सखा सांस खींचकर, नहीं कुमार, मैं इसको नहीं मार सकूंगा। सिद्धार्थ, तुम ही नहीं मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को नहीं मार सकेगा। लेकिन हाँ, तुम दौड़कर राजवैद्य से मरहम तो ले आओ। सखा, अभी जाता हूँ। सखा जाता है, तभी कुमार देवदत्त तेजी से आते हैं। देवदत्त, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था, मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते देखा, वह इधर कहीं आया। हंसकर कुमार, मेरा लक्ष्य अब पूरी तरह सध गया है, कल मैं गुरुजी से कहूंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम मेरी गवाही दोगे ना? सिद्धार्थ, हाँ, मैं तुम्हारी गवाही दूंगा। देवदत्त, तुमने एक निर्दोष पक्षी को मारने का प्रयास किया है, इसका प्रमाण यह हंस है। सिद्धार्थ हंस को आगे बढ़ाते हैं, वह साहस देवदास को देखकर चीखता है और सिद्धार्थ की गोद में दुबक जाता है। अब किसने चलाया है तीर? देवदत्त ने, जो सिद्धार्थ के चचेरे भाई, और वो खुश हो रहे हैं कि मेरा निशाना अब सही बैठने लग गया, मेरा हाथ अच्छा निशाना लगाने लग गया हूँ मैं, अब गुरुजी मेरे को कल शाबाशी देंगे। लेकिन वो ये पक्षी को नहीं जान पा रहे हैं कि हमें पक्षियों को नहीं मारना चाहिए, है ना। जिस किसी को भी थोड़ा सा, जिसके मन में भी प्रेम की भावना है, वो कभी किसी निर्दोष को नहीं मारेगा। ठीक है। अब देवदत्त कहते हैं, मेरा हंस तुम्हारे पास है, लाओ इसे मुझे दो। सिद्धार्थ, क्यों दूं? देवदत्त, क्यों, यह मेरा है। सिद्धार्थ, इसका प्रमाण? देवदत्त, प्रमाण? अरे प्रमाण क्या, मैंने इसे मारा है, इसके शरीर में मेरा तीर लगा है। सिद्धार्थ, तुमने मारा है परंतु मैंने बचाया है, इसलिए यह हंस मेरा है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। देवदत्त, तुम्हें देना होगा। सिद्धार्थ, मैं नहीं दूंगा। देवदत्त, तुम राजकुमार हो इसलिए धौंस जमाना चाहते हो, पर यह न भूलना मैं भी राजकुमार हूँ। ठीक है। अब दोनों के बीच बहस हो जाती है। देखिए, सिद्धार्थ हैं और ये देवदत्त हैं। ठीक है। अब दोनों के बीच बहस हो रही है। ठीक है। सिद्धार्थ,
मुस्कुराकर, मैं कब कहता हूँ तुम राजकुमार नहीं हो, पर उससे क्या होता है, मैं यह हंस तुमको कभी नहीं दूंगा। सखा का प्रवेश। अब सखा अभी तक मलहम लेने गए हैं ना, अब उनका प्रवेश होता है, वो आते हैं। वो अचरा से देवदत्त को देखता है, फिर हंस को मरहम लगाता है, हंस फड़फड़ाता है, गोदी में चिपक जाता है और फिर शांत हो जाता है। देवदत्त, कुमार मैं हंस लेकर छोड़ूंगा, यह मेरा है। सिद्धार्थ, देखा जाएगा। देवदत्त तिलमिलाकर, कुमार गुस्से से। सिद्धार्थ शांत स्वर में, ठीक है देवदत्त, मैं विवश हूँ। सखा, कुमार क्षमा करें, मैं कुछ निवेदन करूं। सिद्धार्थ, कहो मित्र। सखा, आपका झगड़ा इस प्रकार नहीं सुलझ सकता। मेरा सुझाव है कि हमें महाराज के पास चलना चाहिए। अब सखा ऐसा सुझाव दे रहे हैं जब दोनों कुमार आपस में लड़ने लगे ना। अब देखते हैं सखा का सुझाव वो मानते हैं या नहीं मानते सखा की बात। देवदत्त क्रोध से, मैं अभी महाराज के पास जाता हूँ, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगा, मैं तब देखूंगा कि तुम मेरा हंस मुझे कैसे नहीं लौटा। सिद्धार्थ, आओ मित्र, हम भी चलें, महाराज ही इसका निर्णय करेंगे। सखा, चलो कुमार। दोनों जाते हैं, पर्दा गिर जाता है और यहाँ पर जो फर्स्ट सीन है वो हो जाता है कंप्लीट। ओके, अब इसके बाद दूसरा सीन बनाएंगे। जब कभी भी ऐसा नाटक का मंचन किया जाता है, फिर जब दूसरा सीन किया जाता है तो फिर पर्दा आगे से भी एक पर्दा गिरा देते हैं। ठीक है, मतलब अब स्टेज पे कोई सीन नहीं होगा। जब दूसरा सीन होगा तो उसके लिए पहले प्रिपरेशन की जाएगी। जैसे फर्स्ट सीन के लिए से पहले प्रिपरेशन की गई, बगीचे बनाएंगे, कुछ गमले रखेंगे, कुछ पेड़ पौधे रखेंगे, कुछ रेड कलर की लालिमा दिखाएगी, पीछे नैपत्ती से गायों के लौटने की आवाज़ सुनाएगी, चिड़ियों की आवाज़ सुनाएगी। तो अब जब दूसरा दृश्य बनाएंगे, अब जब दूसरा दृश्य दर्शाएंगे या बताएंगे, आपको दिखाएंगे, तो उसके लिए कुछ और तैयारियां करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं अभी दूसरा दृश्य भी। मंच पर महाराज सुद्धोधन की सभा का दृश्य। अब ये राजसभा का दृश्य है। ठीक है, क्योंकि वहां पर अब बगीचे में जो है वो बातचीत खत्म होगी। अब दोनों महाराज के पास आ रहे हैं ना, सखा भी, सिद्धार्थ भी, देवदत्त भी। अब यहाँ पर राजमहल का दृश्य दिखाया जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री अपने आसन पर बैठे हुए महाराज का आसन को जूझा है। मंत्री इस समय कुछ निवेदन कर रहे हैं। इसी समय प्रतिहारी प्रवेश करता है, प्रणाम करके वह खड़ा हो जाता है। महाराज पूछते हैं, महाराज क्या है प्रतिहारी? प्रतिहारी, महाराज की जय हो, राजकुमार देवदत्त आने की आज्ञा चाहते हैं। महाराज इस समय आने दो। प्रतिहारी लौटता है। फिर मंत्री फिर कुछ कहने लगते हैं। कुछ ही क्षण में देवदत्त प्रवेश करता है। देवदत्त, मैं महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, देवदत्त कहो इस समय कैसे आए, क्या उद्यान में नहीं गए? देवदत्त, महाराज मैं आपसे न्याय चाहता हूँ, राजकुमार मेरा हंस नहीं देते। महाराज मुस्कुराकर, राजकुमार सिद्धार्थ? देवदत्त, हाँ महाराज। महाराज, उसने तुम्हारा हंस छीन लिया? देवदत्त, हाँ महाराज, मैंने उड़ते हुए हंस को अपने तीर से मारा था, वह राजकुमार के पास जा गिरा, वे अब उसे नहीं लौटाते, न्याय से वह मेरा है। महाराज, कुमार अब कहाँ है? देवदत्त, उद्यान में महाराज। महाराज, प्रतिहारी कुमार को कहो कि महाराज उन्हें याद करते। प्रतिहारी, जो आज्ञा महाराज। प्रतिहारी प्रणाम करके मुड़ता है। तभी राजकुमार सिद्धार्थ हंस को गोद में लिए वहां प्रवेश करते हैं। सिद्धार्थ, अब सिद्धार्थ कहते हैं, सिद्धार्थ आपको प्रणाम करता है महाराज। सखा, मैं भी महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज। सिद्धार्थ, देवदत्त कहता है कि तुमने उसका हंस छीना है, क्या यह ठीक है? यह जो हंस तुम्हारी गोद में है, क्या यह वही हंस है? सिद्धार्थ, जी महाराज, वही है। महाराज, क्या यह देवदत्त का है? सिद्धार्थ, जी नहीं, यह मेरा है। देवदत्त, महाराज यह हंस मेरा है, इसको मेरा तीर लगा है। महाराज, शांत देवदत्त, क्रोध मत करो। तुम कहते हो कि यह हंस तुम्हारा है क्योंकि तुमने इसका आखेट किया है, मतलब इसको शिकार किया है। देवदत्त, जी महाराज। महाराज, क्यों? सिद्धार्थ, देवदत्त ठीक कहता है। सिद्धार्थ, जी महाराज, हंस का आखेट देवदत्त ने किया है। महाराज, तो फिर तुम कैसे कहते हो कि यह हंस तुम्हारा है? ये भी बात सोचने की है। अब देखिए, ये पूरी राजसभा का सीन है। ये महाराज सुद्धोधन बैठे हैं, ये देवदत्त हैं, ये शायद उनके सखा होंगे, ये प्रतिहारी हैं, और ये हैं सिद्धार्थ, हंस को गोद में लिए। ठीक है। सिद्धार्थ, महाराज देवदत्त ने हंस को मारा, परंतु मैंने उसे बचाया है। बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। अब ये बात है, यहाँ पर इसका पूरे नाटक का जो सार है वो ये है कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। इस बात को आप भी हमेशा याद रखिएगा महाराज। पर सिद्धार्थ, वीर अपना आखेट नहीं छोड़ सकता, मतलब जो वीर होते हैं, योद्धा होते हैं, वो अपना शिकार, जो भी जिसका भी शिकार करते हैं वो उनका होता है।
सिद्धार्थ, ठीक है महाराज। ठीक है महाराज, वीर अपना आखेट नहीं छोड़ सकता, परंतु वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हंस मेरी शरण में आ चुका है, मैं उसे नहीं लौटाऊंगा। सभा में फिर हर्ष उमड़ता है। राजकुमार शांत मन से हंस को सहलाते रहते। राजकुमार की आंखों में स्नेह पूरित गर्व है। देवदत्त तिलमिलाता है। देवदत्त, महाराज मैंने पहले हंस को मारा है, इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ, पहले मारा था तभी तो वह मेरी शरण में आया, बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता? सब लोग स्तंभित होकर एक दूसरे को देखते हैं। महाराज, मंत्री जी समस्या जटिल है, आप कुछ रास्ता सुझाएं। अब महाराज भी कह रहे हैं कि समस्या तो बड़ी जटिल है, क्योंकि सिद्धार्थ ये कह रहे हैं कि मारने वाले से बड़ा तो बचाने वाला है, लेकिन देवदत्त कह रहे हैं कि इसका आखेट मैंने किया था, मतलब शिकार मैंने किया था तो मेरा है। अब महाराज भी पड़ गए हैं असमंजस में। अब वो मंत्रियों से पूछते हैं कि आप भी कुछ सुझाइए। ठीक है, अब देखिए मंत्री क्या कहते हैं। मंत्री, महाराज समस्या बड़ी आसान है, मुझे आज्ञा दें तो मैं अभी इसका निर्णय किए देता हूँ। महाराज हर्षित होकर, मतलब खुश होकर, अरे वाह, अगर आप जो निर्णय कर देते तो बहुत अच्छी बात है, नेकी और पूछ-पूछ। महाराज बहुत ही खुश हो गए। मंत्री जी, यही तो हम चाहते हैं। अब महाराज मंत्री से ऐसा कह रहे, नेकी और पूछ-पूछ, यही तो हम चाहते कि निर्णय कर दो कोई। मंत्री, तो अभी देखिए महाराज, मुड़कर, कुमार देवदत्त, तुम कहते हो कि हंस तुम्हारा है। देवदत्त, जी हाँ, हंस मेरा है, मैंने उसे तीर मार कर गिराया है। मंत्री, ठीक है। राजकुमार सिद्धार्थ, तुम कहते हो हंस तुम्हारा है। सिद्धार्थ, जी मंत्री जी, मैंने उसे बचाया है। मंत्री, ठीक है। राजकुमार, तुम हंस को यहाँ इस आसन पर बैठा दो। सिद्धार्थ, जी बैठाता हूँ। राजकुमार आगे बढ़कर हंस को आसन पर बिठा देते हैं। हंस फड़फड़ाता है। राजकुमार उसे पुचकारते हैं। सिद्धार्थ, डरो नहीं मित्र, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं यही हूँ। पीछे हट जाते हैं, मतलब हंस को आसन पर रख के सिद्धार्थ भी पीछे हट जाते हैं। ठीक। मंत्री, कुमार देवदत्त, हंस यहाँ आसन पर बैठा है, तुम इसे बुलाओ तो। सभा अचरज से भरकर देवदत्त को देखती है। वह आगे बढ़कर हंस को पुचकारता है। देवदत्त पुचकार कर, आओ मेरे पास। पक्षी डर कर फड़फड़ाता और चीखता है। मंत्री, कुमार देवदत्त, हंस तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। राजकुमार सिद्धार्थ, अब तुम्हारी बारी है, तुम बुलाओ। देवदत्त मुंह लटकाए पीछे हटते हैं और सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं। सभा स्तंभित है, मतलब आश्चर्य है, मतलब एकदम स्तंभित, मतलब स्तंभ की तरह एकदम खड़ी है, मतलब सांसें रोक के खड़ी है। सिद्धार्थ प्यार से, आओ मित्र, मेरी गोद में आओ। सिद्धार्थ के कंठ से स्नेह पूरित, मतलब प्यार भरा शब्द निकलते ही हंस एकदम उड़कर उनकी गोद में आ चिपका। महाराज के नेत्र सजल हो जाते हैं। मंत्री गंभीर स्वर में कहते हैं। मंत्री कहते हैं, देखिए महाराज, पक्षी ने अपने आप इस प्रश्न का निर्णय कर लिया है। वह राजकुमार सिद्धार्थ के पास रहना चाहता है, वह उन्हीं को मिले। महाराज, मंत्रीवर, हमें तुम्हारा निर्णय स्वीकार है। हम आज्ञा देते हैं कि हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास रहे। ये देखिए, अब यहाँ पर सिद्धार्थ और देवदत्त और हंस सिद्धार्थ के पास आ जाते हैं। ये है महाराज। सभा हर्ष और उल्लास से जय जयकार करती। राजकुमार सिद्धार्थ प्रेम से हंस को छाती से चिपकाते हैं। देवदत्त गर्दन झुका लेता है। महाराज और मंत्री हर्ष से मुस्कुराते हैं। पर्दा धीरे धीरे गिरने लगता है। राजकुमार जाते दिखाई देते हैं। हंस उनकी गोद में ऐसे चिपका है जैसे बच्चा माँ की गोद में चिपक जाता है। पर्दा पूरी तरह से गिर जाता है। अब इस कहानी का, इस नाटक का, इस सीन का एक ही उद्देश्य है, एक ही इसका ध्येय है कि मारने वाले से बड़ा कौन होता है? बचाने वाला होता है। निसंदेह वो देवदत्त तीर चलाने में बहुत पारंगत हो गए थे, ये अच्छी बात है, उनका निशाना सटीक बैठा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर सबसे बड़ी बात क्या होनी चाहिए? इंसानियत होनी चाहिए। हमें मारने से पहले किसी को बचाना सीखना है। ओके, तो ये चैप्टर होता है यहीं पर हमारा कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 2 बनाएंगे हम लोग इसकी एक्सरसाइज करने के लिए। अब बातचीत के आगे का हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अभी के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और आपको ये कहानी कैसी लगी, ये नाटक कैसा लगा बताइएगा। ओके, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।